अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में मैं देख रहा था नीचे कमेंट्स वगैरह आ रहे थे कि सर हमें बताइए कि हमें सब सेक्शंस क्यों पढ़ा रहे हैं या सेक्शंस को क्यों हमें थोड़ी आप जो है इसको करवा रहे हैं, डायरेक्ट जो है कैलकुलेशंस पे क्यों नहीं जा रहे। तो उसी सिलसिले में एक छोटी सी वीडियो मैसेज है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए। मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपको जो है सेक्शंस क्यों करवा रहा हूँ और डायरेक्ट कैलकुलेशंस जो है उस पे मैं आपको क्यों नहीं लेके जा रहा। यानी कि उनका मतलब था कि हमें फॉर्म 114 ओपन करें और डायरेक्ट जो है इनपुट हमें डाटा एंट्री बताएं कि डाटा एंट्री कैसे करते हैं। मैंने शायद अक्सर जिक्र किया कि पोर्टल के ऊपर जब हम रिटर्न ओपन करते हैं, फॉर्म 114 ओपन करते हैं, तो वो जस्ट डाटा एंट्री होती है। उस फॉर्म पे हमने जस्ट डाटा एंट्री डालनी होती है, अपना डाटा डालना होता है। हमने सब सारी कैलकुलेशंस जो है वो पहले कर ली होती हैं एक्सेल के ऊपर या मैनुअल, जिस तरह भी किसी के पास कोई सॉफ्टवेयर है या किसी ने कोई भी अपने लिए कुछ आसानी के लिए कोई चीज़ बना के रखी हुई है। अब यहाँ पे जो है मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप ये देखें कि ये हमारे पास जो है इस फॉर्म 114 की रिटर्न का जो टैब है, प्रॉपर्टी की टैब है, रिसीट्स एंड डिडक्शन। अब यहाँ पे हमने टोटल रिसीट सारी मेंशन करनी है डाटा एंट्री के लिए, और यहाँ पे जो डिडक्शन है, अच्छा ये आईआरएस के कोड है, यहाँ पे हमने सारी अपनी अमाउंट मेंशन करनी होती है। अब यहाँ पे सारी अमाउंट्स मेंशन करने के लिए अब हमें पता होना चाहिए कि इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है। लेट्स से अगर मैं कोड 2004 की बात करूँ तो वो कहता है कि यहाँ पे आपने एंट्री करनी है अनपेड लाइबिलिटीज़ एक्सीडिंग 3 ईयर्स। अब यहाँ पे पढ़ने वाले को क्या समझ लग रहा है कि कोई ऐसी लाइबिलिटी जिसको 3 साल से ज़्यादा हो गया हो, अनपेड हो, उसको यहाँ पे हम मेंशन कर दें। अब उसके पीछे उसका बैकग्राउंड का क्या है, हमने क्यों डालनी है क्यों नहीं डालनी, छोटी सी एग्जांपल के तौर पे मैं वीडियो बनाई है। अब यहाँ पे मैंने सेम उसी फॉर्म का जो है कोड वगैरह और सारी डिस्क्रिप्शन लिखी है, वो कंप्यूटेशन के लिए ऊपर रिसीट्स और नीचे डिडक्शन। अच्छा यहाँ पे अगर जो है मैंने क्या किया कि आप लोगों की आसानी के लिए हर जो इनकम है या जो डिडक्शन है उसके आगे उसका रेलिवेंट मैंने सेक्शन भी लिख दिया। अब अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि मैंने एक अभी जिक्र किया कि अनपेड लाइबिलिटी एक्सीडिंग 3 ईयर, तो इसको जो है डील करता है सेक्शन 15A का सब सेक्शन 3। यानी कि हमने यहाँ पे 2005 के कोड में वो अमाउंट डालनी है जो अनपेड लाइबिलिटी हो, जिसको 3 साल से ज़्यादा हो गया। अब उसका बैकग्राउंड क्या है उसको हम यहाँ से जो है देख सकते हैं। अच्छा ये सेक्शन जो है मैं आपको डिक्टेट नहीं करके बताऊंगा, आपके सामने आप इसको खुद भी पढ़ सकते हो। इसके अंदर लिखा क्या हुआ है मैं ये आपको बताता हूँ। अच्छा सेक्शन 15A के सब सेक्शन 3 में हमें ऑर्डिनेंस ये बताता है कि कोई ऐसा एक्सपेंस जो आपको अलाउ हो अंडर दिस ऑर्डिनेंस फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ रेंटल इनकम। यानी कि जब आप अपनी रेंटल इनकम या टैक्सेबल इनकम जो है वो कंप्यूट कर रहे थे, उसमें अगर आपने कोई एक्सपेंस डाला जो आपको डिडक्शन एज अ अलाउ थी, अगर इवन के आपने वो एक्सपेंस पे नहीं किया। अब यहाँ पे कंसेप्ट आ जाता है अक्रूवल बेस का। यानी कि एक ऐसा एक्सपेंस जो आपने किया, से आपने बिल्डिंग की रेनोवेशन कराई है, कोई बिल्डिंग की एक्सपेंशन करवाई है, कोई भी बिल्डिंग से रिलेटेड, उस पर्टिकुलर दैट बिल्डिंग से रिलेटेड अगर कोई एक्सपेंस है वो आपको अलाउ था, लेकिन वो आपने अभी पे नहीं किया या उस रेलिवेंट टैक्स ईयर में पे नहीं किया, ठीक है, और वो आपने अगले 3 सालों में भी पे नहीं किया, तो वो ये कहता है कि जब चौथा साल स्टार्ट होगा तो वो अनपेड लाइबिलिटी जो है ऐड बैक हो जाएगी इन दैट रिस्पेक्टिव सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर। वो आपकी टैक्सेबल इनकम का पार्ट बन जाएगी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अच्छा इसकी मैं आपको एग्जांपल अगर आगे समझाऊं तो इस तरीके से है कि लेट्स से, अब ये मैं आपको सेक्शन 15A का सब सेक्शन 3 का बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल ऐसी है कि लेट्स से टैक्स ईयर 2022 में आप अपनी जब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की कंप्यूटेशन कर रहे थे तो उसमें एक एक्सपेंस था 3 लाख का जो आपने क्लेम किया एज अ डिडक्शन। अज्यूम करते हैं कि उस साल आपकी रेंटल इनकम थी 1 मिलियन 10 लाख की, तो डिडक्शन आपको अलाउ होगी 300,000 की, तो जो आपकी रिमेनिंग बची टैक्सेबल इनकम वो आपकी थी 700,000। यानी कि अब आपने इसके ऊपर टैक्स पे करना है। अब टैक्स ईयर 22 गुजर गया, टैक्स ईयर 2023 में भी आपने वो एक्सपेंस पे नहीं किया, टैक्स ईयर 2024 में भी पे नहीं किया, टैक्स ईयर 2025 में भी आपने पे नहीं किया, स्टिल पेंडिंग है। तो एफबीआर ये कहता है, सेक्शन 15A का सब सेक्शन 3 ये कहता है कि जब आपने कोई एक्सपेंस आपने इवन पे नहीं किया लेकिन वो आपने उसकी डिडक्शन को क्लेम किया और 3 साल तक नहीं किया, तो वो
चौथे साल में सब्सिक्वेंट ईयर में जो है आफ्टर द एंड ऑफ रेलिवेंट टैक्स ईयर जो 2022 ऐसे एग्जांपल में, तो वो ट्रिगर हो जाएगा, वो आपके ऐड बैक हो जाएगा उस साल की टैक्स ईयर की इनकम के अंदर। अब यहाँ पे अगर मैं बताऊँ, हमने एग्जांपल ली थी 2022, 23, 24 की, जो 26 था ट्रिगर ईयर था, उसमें क्या हुआ, हम अज्यूम करते हैं कि आपने 2022 के बाद 23, 24, 25 में टैक्स पे नहीं किया, सॉरी आपने जो है एक्सपेंस क्लेम जो किया हुआ था उसको पे नहीं किया, आपने उसको अक्रू ही रखा, आपका पेएबल था। तो क्या हुआ कि टैक्स ईयर 26 में जब आप अपनी इनकम की कैलकुलेशन कर रहे होंगे, तो जो रेंटल इनकम है, लेट्स से आप अज्यूम करते हैं आपके 1 मिलियन ही थी, तो जो 300,000 आपने 2022 में अनपेड एक्सपेंस क्लेम किया हुआ था वो ऐड बैक होगा। तो इस साल 2026 के अंदर आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 1.3 मिलियन होगी, 13 लाख होगी, ना कि 10 लाख होगी। क्यों? क्योंकि आपने 2022 में जो एक्सपेंस क्लेम किया वो आपने 22 में भी पे नहीं किया हुआ था, आपने 23 में भी पे नहीं किया, आपने 24 में भी पे नहीं किया, आपने 25 में भी पे नहीं किया। तो सब सेक्शन 3 ये कहता है कि जो सब्सिक्वेंट ईयर है आफ्टर द एंड ऑफ थर्ड ईयर, ठीक है, तो आपका जो अनपेड एक्सपेंस है वो ऐड बैक हो जाएगा आपकी टैक्सेबल इनकम के अंदर। अब यहाँ पे आपको ये समझ लगा कि मैंने जो आपको सेक्शन 15 ए का सब सेक्शन 3 जो पढ़ाया, वो मैंने आपको क्यों पढ़ाया? इसलिए पढ़ाया कि जब हम फॉर्म 114 के ऊपर डाटा एंट्री कर रहे होंगे तो हमें पता हो कि हमने जो इस कोड 2005 के आगे जो अमाउंट लिखनी है, जो वो ये कह रहा है अनपेड लायबिलिटी एक्सीडिंग 3 इयर्स, वो क्यों लिखनी है, कहाँ से आई? तो ये वजह थी कि जो मैं आप लोगों को सेक्शंस पढ़ा रहा हूँ, आपको उसका प्लेन इंग्लिश में भी बता देता हूँ, फिर थोड़ा लीगल कंटेक्स्ट में भी समझा देता हूँ, और बाज़ जो सेक्शंस हैं उनकी कुछ रिपोर्टेड जजमेंट का भी मैं आपको रेफरेंस दे देता हूँ। तो इसलिए जो है डियर स्टूडेंट्स, इसको समझना ज़रूरी है। होपफुली आपको इस छोटे से एग्जांपल से समझ लग गई होगी कि मैं क्यों जो है आपको हर सेक्शन का सब सेक्शन पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम अपनी एक्सेल की शीट्स पर जाएंगे, मैनुअल कंप्यूटेशन करेंगे। उसके बाद फिर हम आपको लाइव डाटा एंट्री भी बताएंगे कि जो आइरस का जो ये फॉर्म है 114 का टैब जो है प्रॉपर्टी का, इसमें डाटा एंट्री कैसे करते हैं, और फिर चार्जेबल टैक्स के अंदर कंप्यूटेशन के अंदर वो किस तरीके से आती है। तो होपफुली you will now understand के why we are studying sections and with this subsections। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर हम सेक्शन को स्टडी करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।